सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस टॉपिक को। प्रोनाउन के ऊपर ये डे 10 है। इससे पहले मैं 9 वीडियोस बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा करके प्लीज उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और लास्ट तक बने रहिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी कि आज प्रोनाउन हम खत्म ही कर देंगे, जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा और इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इतने को हम आज यानी कि 3-4 प्रकार के प्रोनाउंस को हम डिस्कस करेंगे। बाकी सारे डिस्कस किए जा चुके हैं। और टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स लॉन्च है। जिस किसी को भी ज्वाइन करना है वो सरस्वती कोचिंग सेंटर के ऐप पर जाकर के यानी कि प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां से इसको डाउनलोड कर लोगे, सरस्वती कोचिंग सेंटर दुर्गानगर बरेली करके, ठीक है। और अगर ज्यादा कुछ जानकारी लेना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो यहां से दिखिएगा आखिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। देखो, रिफ्लेक्सिव का मतलब ही होता है यानी कि सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़े, रिफ्लेक्ट होकर के, जैसे नहीं जो किरणें नहीं होती हैं, जैसे शीशे पे ऐसे जाकर के कोई रेज गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर से वापस आ जाती है, तो वहीं से ये रिफ्लेक्सिव है हमारा। अच्छा, ज्यादा ना समझ में आए तो इतना समझिएगा कि जितने भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं उन प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सबसे अच्छी पहचान होती है कि उनके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होगा। अब हम आपको एक चीज और बता दें कि सिंगुलर में हमारा क्या लगा होगा, सिंगुलर में हमारा क्या लगा होगा, सेल्फ लगा होगा, और प्लूरल में हमारा क्या लगा होगा, सेल्फ्स। इतना क्लियर है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं हिंदी में, भाई हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, वो क्या होता है, अपने आप को यानी कि खुद को। और इनका एक अन्य नाम भी होता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहा जाता है। अच्छा, इनको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर के यानी बने होते हैं। एक जैसे कोई भी ले लो, जैसे यहां पर हमने बात करें तो माई प्लस सेल्फ, तो देखो ये दो शब्दों से मिलकर के बन गए, तो इसीलिए इसे कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहा जाता है, ठीक है। अब दूसरा, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक टेबल आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर देखिएगा, एक तरफ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, बाकी जो प्रोनाउन टेबल थी हमारी पर्सनल प्रोनाउन की टेबल, वो पूरी डिस्कस कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से। प्रीवियस वीडियो में जाकर के आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो हमने तुम्हें बताया था सिंगुलर के साथ यार क्या जोड़ोगे, सेल्फ जोड़ोगे। सिंगुलर के साथ क्या जोड़ोगे, सेल्फ। ध्यान बनाए रखना, ठीक है। जितने भी होते हैं सिंगुलर के साथ सेल्फ, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, माई सेल्फ। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम सेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हर सेल्फ। ये सभी सिंगुलर की मैं बात कर रहा हूं, इन सभी सिंगुलर की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद अगर हम बात करें किसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ, और इट का क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। अब प्लूरल में हमारे कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, वी का क्या होता है हमारा आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, और दे का देम सेल्फ। अगर ऐसे भी आपको तैयार ना हो तो आपको जो हमने टेबल तैयार कराई थी उसमें आप समझिएगा। टेबल में मैंने क्या बताया था, ध्यान बनाए रखिएगा। एक टेबल बताई थी हमने, कहा आई मी माई, आई मी माई, यानी कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ये पजेसिव केस का पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरीके से बी अस आवर। सेकेंड पर्सन में क्या जाओगे, यू, यू इसका ऑब्जेक्ट और इसका पजेसिव केस क्या हो जाएगा, इसी को हम पजेसिव एडजेक्टिव कह सकते हो, क्योंकि पजेसिव केस दो भागों में बटा होता है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। तो ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बाद एक नाउन का आना कंपलसरी होता है, ठीक है। इसी तरीके से ही, सी, इट और दे, ठीक है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, भाई हिम होता है, और इसका पजेसिव केस क्या होता है, हिज। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है,
हर होता है और इसका पजेसिव केस भी हर होता है। इसी तरीके से इट का ऑब्जेक्ट इट होता है और इसका जो पजेसिव केस इट्स होता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, देम होता है और इसका पजेसिव केस देयर होता है। इतनी चीज आपको समझ में आई? बोले बिल्कुल। अब हम तुम्हें सिखाते हैं। देखो जितने भी हमारे ये टोटल, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताता हूं, ये जो होते हैं ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। कितने? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो सेकेंड पर्सन होता है। कितना? सेकेंड पर्सन का। और बाकी ये जो बचे हुए होते हैं वो सभी हमारे कहां जाते हैं? थर्ड पर्सन में जाते हैं। कहां जाते हैं? थर्ड पर्सन में, ठीक है। तो अब मैं जो समझाने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा। जितने भी हमारे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना पड़े तो हम किसमें क्या जोड़ दें? सेल्फ जोड़ें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के हम पजेसिव केस में, यानी कि इसमें माई के साथ जुड़ेगा। हम यहां से थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ठीक है। इसमें माई के साथ जुड़ेगा ऐसे, सेल्फ, आवर सेल्फ, SELF सेल्फ, योर सेल्फ, ये प्लूरल ले लो, इसको हम प्लूरल बना लेते हैं, योर सेल्फ। तो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ ये पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जुड़ रहा है। लेकिन जितने भी हमारे थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के साथ जुड़ते हैं, अब ये गलती नहीं कर देना कि हिज सेल्फ कर दो, ठीक है, ये नहीं होगा। क्योंकि जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ या सेल्फ लगा करके हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। जैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस, देखो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में पजेसिव केस के साथ सेल्फ या सेल्फ जोड़ करके, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के साथ हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ। बात इतनी समझ में आ गई? बस मुझे इतना ही समझाना था। यहां पर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो नेक्स्ट क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जरा देखिएगा ध्यानपूर्वक। आपको सबसे पहले हमको बताया गया है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कभी भी प्रयुक्त नहीं होता। क्या समझाया गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं कर सकते, ठीक है। और तो कब कर सकते हैं भैया? एक केवल और केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। अब हमें क्लियर पता लग गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में। चाहे वो हमारे ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम सजीव और निर्जीव कर्म कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, इसमें से समझिएगा कि अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से शब्दों के लिए कौन सा यूज होता है। यहां पर मैंने कुछ टेबल दी जहां पर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। मान लीजिए कोई भी मस्कुलिन वर्ड दे रखा है, तो मस्कुलिन वर्ड के लिए हमेशा, मस्कुलिन जेंडर के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे वो हिमसेल्फ। और जितने भी हमारे फेमिनिन वर्ड होते हैं, यानी कि फेमिनिन जेंडर के जितने भी वर्ड होते हैं, उनके लिए हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? हरसेल्फ। क्योंकि मस्कुलिन जेंडर में ही, हिम, हिज, ओके, और हिमसेल्फ, और फेमिनिन जेंडर में सी, हर, हर और हरसेल्फ, ठीक है। तो जितना भी हमारा फेमिनिन जेंडर होगा उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या यूज करोगे? बोले सर हरसेल्फ यूज करेंगे। और जो हमारा फेमिनिन मस्कुलिन जेंडर होगा, मस्कुलिन जेंडर के लिए क्या यूज करोगे? तो बोले सर हिमसेल्फ। मस्कुलिन जेंडर के लिए हिमसेल्फ और फेमिनिन जेंडर के लिए हरसेल्फ। इतनी बात मुझे लग रहा है समझ आ गई होगी। लेकिन अगर मान लो कॉमन जेंडर में कोई आ जाए, मैंने क्या बताया भाई, एक एक वर्ड को मेरे प्यार से समझिएगा ध्यान से, कि अगर कोई कॉमन वर्ड, कॉमन जेंडर दे रखा हो, जैसे जहां पर हमको पता ही ना हो, वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, यानी कि जिनके सेक्स के बारे में क्लियर ना पता हो, बोथ हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल। तो ऐसे कॉमन जेंडर में जैसे डॉक्टर, हमें नहीं पता वो लेडी है या जेंट्स है, बट शब्द से हमें पता नहीं लग पा रहा है, वो दोनों ही हो सकते हैं। तो ऐसे कॉमन जेंडर के लिए हम कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं? तो ध्यान बनाए रखना, जहां पर जेंडर क्लियर ना हो वहां पर हमेशा हम किसको प्रीफर करेंगे? मस्कुलिन जेंडर को प्रीफर करेंगे। किसको? मस्कुलिन जेंडर को। और अगर कोई प्लूरल सेंस में है तो
कौन सा हमारा आएगा, देमसेल्फ आएगा। मैंने क्या समझाया कि जो कोई भी कॉमन जेंडर हो जहां पर सेक्स क्लियर ना हो उसका, ठीक है, कि वो मस्कुलिन जेंडर का है या फेमिनिन जेंडर का है, तो उस कंडीशन में हम हमेशा मस्कुलिन जेंडर को प्रीफर करते हैं और उसके लिए हिमसेल्फ। लेकिन अगर वहीं प्लूरल में है, जैसे दी गर्ल्स, मैंने कहा कि डॉक्टर्स या टीचर्स, इंजीनियर्स, प्लूरल सेंस में है, तो प्लूरल सेंस के लिए हम क्या लगाएंगे, देमसेल्व्स का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई। यानी कि मस्कुलिन जेंडर के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मस्कुलिन के लिए हिमसेल्फ, फेमिनिन के लिए आप बता दीजिएगा हर सेल्फ, और कॉमन जेंडर के लिए हम किसको प्रेफर करेंगे, मस्कुलिन जेंडर को ही प्रेफर करेंगे। लेकिन प्लूरल में क्या आएगा, देमसेल्फ आएगा। इसके बाद हमने कहा कुछ ऐसे हमारे नाउन होते हैं जिसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अच्छा, यहां पर भी कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि ये इंडेफिनिट है, हमें निश्चित नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, क्या है हमें कुछ भी नहीं पता। तो ऐसी कंडीशन में हम इनके लिए क्या यूज करेंगे, जिनके आगे बन या बडी लगा हो, जिनके अंत में, यानी कि ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनका अंत बन या बडी पर हो। क्या बताया हमने, बन या बडी पर हो, थिंग वाला नहीं। क्या बताया, बन या बडी। जैसे एवरीवन, एवरीथिंग आ जाए तो अलग चीज है, उसके लिए इट यूज करते हैं, आगे बताएंगे। तो बन या बडी पर यूज, सॉरी, बन या बडी पर अंत होने वाले सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए जो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो भी क्या यूज करते हैं, हिमसेल्फ। क्या यूज करेंगे भैया, हिमसेल्फ। ठीक है। और एक चीज मैं बताने को रह गया, अगर कहीं सब्जेक्ट के रूप में बन का प्रयोग हो, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एरर यहां से पूछ लिया जाता है दोस्तों। कहीं पर भी सब्जेक्ट अगर बन है तो उसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे वो वन सेल्फ, बन, वंस, ओके, वन सेल्फ। ठीक है, क्योंकि उसका बहुत यूज है। इसके बाद में हमने क्या बताया कि भाई देखो यहां से समझिएगा, लेकिन यहां से समझिएगा, किंतु चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी के मेल और फीमेल सेक्स का पता नहीं हो। मान लो अब आपको किसी भी तरीके से आपको नहीं पता है ये जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है, इन्फेंट जो है वो मेल है फीमेल है, या ये जो बेबी है वो मेल है फीमेल है, हमें इसके सेक्स के बारे में कुछ भी, यानी कि इसके जेंडर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। तो ऐसी कंडीशन में यार हम क्या करेंगे, इट्स सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, इट्स सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। आगे नेक्स्ट, अगला रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, जो बातें हमने समझाई अब एक एक करके समझ लो कि किस तरीके से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखो पहचानना तो आ ही गया होगा, कभी कंफ्यूज नहीं करना। जिन शब्दों के अंत में यानी कि सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो, क्या बताया हमने, सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो, तो समझ जाओ वो क्या होगा आपका, सेल्फ या सेल्फ्स लगा हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अच्छा, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो होते हैं या एम्फेटिक प्रोनाउन वो भी सेम यही वर्ड होते हैं, लेकिन वाक्य में यूज करने की स्थिति पर, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो एम्फेटिक होगा या रिफ्लेक्सिव होगा। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हो जाए तो वो एम्फेटिक होगा, और वर्ब के बाद इसका यूज हो तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, यानी कि एज अ ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, जब ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज होता है तो ये क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्सिव, और जब इसको नॉमिनेटिव केस में इसको यूज किया जाता है यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो ये क्या होता है हमारा एम्फेटिक। आगे चल करके हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। देखो रूल नंबर 1 हमारा कहता है, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे, बोले सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे यहां पे हमने कहा आई हर्ट, किसे, बोले अपने आप कोई, तो यहां पर इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, और जब दोनों एक ही व्यक्ति हो तो ये आई अपने साथ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा वो क्या लेगा, माई सेल्फ। इसी तरीके से यहां पर देखो ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है,
और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में सेम यही पर्सन रखा हुआ है, वी वर्कड आवरसेल्फ, हमने स्वयं से खुद से ही ये काम किया। तो इस ऑब्जेक्टिव केस का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसका रिफ्लेक्शन किसके सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आएगा वो क्या आएगा, आवरसेल्फ। यू के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ, ठीक है। इसी तरीके से योरसेल्फ्स, एवरीवन, हमने क्या बताया, ये एवरीवन कैसा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यहां पर भी हमें उसके जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, तो हम किसको प्रीफर करते हैं, मस्कुलिन जेंडर को प्रीफर करते हैं। डेट मीन्स जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो इन सभी जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जिनका अंत बन या बॉडी पर होता है, तो उन सभी के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो हिमसेल्फ, और बन के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, बन सेल्फ। बोलो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। सही बात है। जैसे अगर आप कहो यहां पर जैसे ये वर्ब है, अब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हो, आपको यहां पर करना ही पड़ेगा आई, या तो आई करो, ठीक है, आई एम। अगर आई एम नहीं करना चाहते हो तो यहां पे आई माई सेल्फ कर सकते हो, आई माई सेल्फ। उस कंडीशन में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएगा। तो ठीक है, हमने क्या बताया, अभी हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन की चर्चा ही नहीं कर रहे, हम लोग चर्चा कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्टिव केस में यूज होता ही नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो हम इसको सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज नहीं कर सकते। तो माई सेल्फ का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, और आई के साथ जो वर्ब लगाते हैं वो एम, आई एम, ठीक है। आगे जो भी हो, आगे देखो यहां पर हमने एक और लिया, बिकॉज एंड योर सेल्फ। देखो हमने क्या बताया, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो तो ध्यान बनाए रखिएगा, कभी भी इसका प्रयोग जो है, यानी कि ये जो योर सेल्फ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको सब्जेक्टिव केस के रूप में यूज कर ही नहीं सकते। जब इसका एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होगा तो हम इसका सब्जेक्टिव केस लेकर आएंगे, क्योंकि हमें वर्ब से पहले दोनों ही सब्जेक्टिव केस में चाहिए। तो योर सेल्फ का सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, इसीलिए यहां पे क्या आ जाएगा, यू, बिकॉज एंड यू। तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से हमारे एग्जाम में एरर पूछा जाएगा, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको बड़े आसानी से समझते चलो। फिर हमने कहा रूल नंबर थर्ड में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जितने भी होते हैं उनके साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग होता है। लेकिन आप पजेसिव एडजेक्टिव साथ में उसके ओन का प्रयोग कर सकते हो। कैसे, उसको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझिएगा। जैसे हम ये कहें कि ये हमारा मान लो पजेसिव एडजेक्टिव है और साथ में हम ओन का प्रयोग कर सकते हैं, माई ओन, ठीक है, माई ओन रूम, माई ओन पेन, माई ओन क्लास, मेरे स्वयं की क्लास। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो मैंने क्या बताया, हमने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो, अब सबसे पहले जानो कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ क्या यूज नहीं कर सकते। तो हमको बताया गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पर तो भैया अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर लिया है, जो कि नहीं होना चाहिए, यहां से हटा दो, ठीक है। तो कैसे बनाओगे कि ही सोल्ड और हिमसेल्फ का एडजेक्टिव लेके आओ, पजेसिव एडजेक्टिव, हिमसेल्फ का पजेसिव एडजेक्टिव ही, हिम, हिज। क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव, हिज। तो हिमसेल्फ का क्या कर दोगे, हिज। और हमने क्या बताया कि अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन उसके स्थान पर पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग कर सकते हो। तो अगर इसी वाक्य को हमें सही करना हो तो हम पजेसिव अपॉस्ट्रोफी यस ना लगा करके पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग कर सकते हैं, मीनिंग हमारा सेम रहेगा, कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोलो इतनी बात क्लियर हुई। आगे हमने कहा आई हैव पेंटेड माई सेल्फ रूम, पजेसिव
देखिएगा कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, उस रूल हमारा ये कहता है कि उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो हम क्या करें, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन का प्रयोग कर सकते हैं इसके स्थान पर वाक्य को शुद्ध करने के लिए। तो माई सेल्फ का पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, ओन लगाओगे रूम, यानी कि आई हैव पेंटेड माई ओन रूम, मैंने अपने खुद का कमरा पेंट किया। अब आगे देखो, नेक्स्ट रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे रूल नंबर 4 में मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जिनके बाद जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, और जब नहीं होगा तो भाई इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे कि निश्चित ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यान बनाए रखना इस बात को। अब रूल नंबर 4 में देखिएगा अच्छे से, आपको पता लग जाएगा कि जो रूल नंबर 4 है हमारा, वो सभी जो वर्ब कुछ आपको दिख रही होंगी वो सभी की सभी वर्ब कैसी दिख रही हैं, ट्रांजिटिव वर्ब दिख रही हैं। आपने क्या सुना भैया, ये जितनी भी वर्ब हैं हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हैं। जरा यहां से देखो अच्छे से, ये रूल नंबर 4 में एक बार जरा मैं थोड़ा सा पीछे देख लूं, 1 मिनट लगेगा बस। क्या समझाया था, हाँ ठीक है, पजेसिव समझाया था ना। अब इसे देखो रूल नंबर 4 को अच्छे से, जब हम रूल नंबर 4 की बात करेंगे तो ये जितनी भी हमने कुछ वर्ब रखी हैं ये सभी, वैसे तो बहुत सारी वर्ब होती हैं हमारी, ठीक है, 300-400 ट्रांजिटिव वर्ब होंगी, तो सबको थोड़ी ना याद करना है, हमको तो कुछ को याद करना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्या है, बोले सर ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब हम उसको कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब हम उसको कहते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट दिया रखा हो। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक और अकर्मक क्रिया जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव होगा, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो ये सभी हमारी कुछ ट्रांजिटिव वर्ब हैं। ट्रांजिटिव वर्ब की कंडीशन क्या होती है, बोले सर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर दे रखा होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ठीक है, और अगर मान लो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया, कभी भी कंफ्यूजन होगा ही नहीं आज के बाद तुम्हारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। मैंने कहा जितने भी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, जो ट्रांजिटिव वर्ब है इनके बाद एक ऑब्जेक्ट दिया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य में कोई एरर नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेंगी, और मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट नहीं रखा है तो आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही पड़ेगा। क्या बताया हमने, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार को देख लेते हैं वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब जो इंपॉर्टेंट हैं, जहां से अब तक लगभग जितने भी एग्जाम हुए हैं तो यही वर्ब पूछी गई हैं, जब भी कुछ पूछी गई, इसके अलावा वर्ब्स नहीं पूछी। तो तुम्हें तो खाली कंपटीशन तैयार करना है, ना कि पूरी विद्वता हासिल करनी है। ठीक है, तो इतनी वर्ब को ही आपको अच्छे से कई बार पढ़ लेना, लिख लेना कहीं पर। ठीक है, इनके बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको क्या यूज करना होगा, बोले सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। कौन कौन से, इनकी हिंदी मीनिंग समझ लो। जैसे अक्विट, अक्विट का मतलब होता है प्रशंसाजनक व्यवहार करना। अवेल, अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना। रिकनसाइल का मतलब होता है बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना। अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना। रिजाइन का मतलब होता है रिजाइन कर देना, इस्तीफा दे देना, हथियार डाल देना, बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना। अवेंज, अवेंज का मतलब होता है बदला लेना। अवेंज एक रिवेंज होता है, एक अवेंज होता है। एग्जर्ट का मतलब होता है काफी मेहनत करना। अप्लाई ध्यान लगाना। अडेप्ट ढालना। एक अडेप्ट होता है जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट निपुण। ठीक है, एडजस्ट, एडजस्ट करना कहते हैं, या थोड़ा एडजस्ट कर लो, एडजस्ट। प्राइड गर्व, प्राइड हो गया। ठीक है, प्राइड हो गया आपका। अब्सेंट हो गया, इंजॉय हो गया, प्रेजेंट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, बिजी हो गया, एड्रेस हो गया। प्लूम, प्लूम का मतलब होता है गर्व करना। हर्ट हो गया। चीट
किसी को धोखा देना। ठीक है, ये सभी कुछ हमने वर्ब्स लिखे हैं। जैसे यहाँ पर देखो चीट के बाद में प्रोस्ट्रेट हो गया तो दंडवत पड़ा हुआ या पराजित कर देना किसी को, और असर्ट आखिरी जोर देकर किसी काम को कहना। ये सभी हमारी कैसी हैं? बोले सर ये सभी जितने के नाम लिए जितनी वर्ब्स का अभी हम लोगों ने मीनिंग जाना, ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब भैया अपने बाद क्या लेती है? एक ऑब्जेक्ट लेती है। ध्यान दीजिए ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और जब ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं तो अपने साथ ये क्या लेंगी? एक ऑब्जेक्ट लेंगी। मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इनके साथ क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, अब समझो, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझाने के लिए आगे कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। ठीक है, निम्न वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। किस कंडीशन में होगा? अगर इन वर्ब्स के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो, लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके का कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, पहला समझो द ऑफिसर्स अक्वेटेड। अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, ये तो हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, सॉरी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही ऑब्जेक्टिव केस में रख लिया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। और ये हमारी कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव, जो अपने साथ एक वर्ब लेंगी, तो देमसेल्फ का प्रयोग यहाँ पर एज अ वर्ब हुआ है। ठीक है, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ये हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये प्रेपोज के दी लगा करके आर्टिकल लगा करके क्राइसिस लिख रखा है, यानी कि ये नाउन है, और इसे हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से देखो रिकंसाइल्ड, तो रिकंसाइल्ड ऊपर इसी वर्ब में से है। रिकंसाइल्ड एक ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके साथ सी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? हर सेल्फ आएगा। बात समझ गए? ये प्रीपोजिशन हो गया। जब ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन लॉज, बोलो कोई कंफ्यूजन? मुझे नहीं लगता। ठीक है, अब आगे समझो, एक एक चीज को समझ लेना है। यहां पर कई सारे एग्जाम्पल इसीलिए मैंने समझाए हैं। देखो दी स्टूडेंट्स एक्सर्ट। अब एक्सर्ट हमारा क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ या तो एक ऑब्जेक्ट पहले से लगा होता, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही पड़ेगा। और द स्टूडेंट्स यानी कि ये प्लूरल है, और प्लूरल के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आता है? देमसेल्व्स। इसी तरीके से यू विल हैव टू अप्लाई। अप्लाई हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, और जब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा। तो यहां पर देखो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यू के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ देना ही पड़ेगा। आई के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। प्राइड हमारी कैसी वर्ब है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ क्या लेती है? बोले सर ऑब्जेक्ट जरूर लेती है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनके साथ क्या लगाना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। मैं काफी देर से यही बात आपको देखो अबेल आ गया, और अबेल के साथ जब ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो आपको क्या करना होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। मैंने जितने एग्जाम्पल दिए, हमने एक बार बार कहा कि अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब के जितनी भी हमने अभी वर्ब ऊपर पढ़ी हैं उन वो सभी ट्रांजिटिव वर्ब थी जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती थी। ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको क्या देना पड़ेगा? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इस बात को मैं अपने इस एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल भी क्लियर कर दूंगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आज के बाद। जैसे हमने कहा एक ट्रांजिटिव वर्ब हमने लिख ली इंजॉयड, एक ट्रांजिटिव वर्ब हमने लिख ली इंजॉयड। यहां पर देखो ये हमारा क्या है? बोले सर सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब दे इंजॉयड, उन्होंने इंजॉयड किया। व्हाट, क्या? अब जब क्या का आंसर मिल जाए तो हमारा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो इंजॉयड किया व्हाट? बोले पार्टी। देखो ध्यान रखना, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर हम आज आपको समझा ही देते हैं बढ़िया करके। जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो भागों में बटा होता है। ऑब्जेक्ट होता है वो दो भागों में बटा होता है।
एक होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है वो दोस्तों हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसे हम, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट, ये दोनों कंडीशन को आपको ध्यान बनाए रखना है हर हाल। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा निर्जीव होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? हमारा सजीव होता है। अगर हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना हो तो हम किससे क्वेश्चन करेंगे भाई? व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और अगर हमको वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना है तो हम किससे क्वेश्चन करेंगे? टू होम से क्वेश्चन करेंगे, यानी कि किसी। अगर हिंदी में बात करें, किसी भी वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट का पता करना है कि वो सजीव कर्म है या निर्जीव कर्म, तो निर्जीव कर्म का पता करने के लिए आपको क्या से क्वेश्चन करना होगा, और निर्जीव कर्म का पता करने के लिए आपको किसे या किसको से प्रश्न करना होगा। किसको या किनको, ठीक है, किसको या किनको से प्रश्न करना होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। यहां पर हमने कहा, एक एग्जाम्पल दिया, यहां पर हमने समझाया ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि दे गेम, उन्होंने दिया। किसे दिया? बोले हिम, उसे। क्या दिया? बोले अ बुक, एक पुस्तक। यानी कि किसे दिया तो टू हुम से क्वेश्चन करोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि सजीव कर्म। और जब आपको निर्जीव कर्म का पता करना हो तो बहुत से क्वेश्चन करो, तब बहुत से क्वेश्चन करने पर, यानी कि क्या से क्वेश्चन करने पर आपको क्या पता लग जाएगा भाई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मुझे लगता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहां पर हमारे कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉन्सेप्ट सरल सा है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ये क्या आया? ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये भी नहीं करना आता कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में नहीं पहचान पा रहे हो, तो मैं तुम्हें एक सरल सा तरीका देता हूं कि वर्ब के बाद अगर प्रीपोजिशन लगा करके कोई शब्द रखा है तो वो नाउन होगा। क्या समझाया हमने? प्रीपोजिशन लगा करके कोई शब्द रखा है वो नाउन होगा, और नाउन बनने का काम सिर्फ दो ही चीजें करती हैं। नाउन बनने का काम, नाउन जो है वो दो ही जगह पर हो सकता है। कहां पर? या तो एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ध्यान बनाए रखिए। वो प्रेपोजिशनल का भी नाउन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर समझिए। हमने क्या बताया कि भैया जब भी प्रेपोजिशन लगा करके कोई शब्द रखा हो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो प्रोनाउन तो है नहीं, ये क्या है? एक नाउन है, और प्रीपोजिशन लगा कर रखा गया है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो यहां पर हमें इंजॉयड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट रखा है पहले से ही। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं रखा होता तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत होती। जैसे हमने नीचे आपको समझाने के लिए एक वाक्य दिया, दे एंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशन। दे एंजॉयड ड्यूरिंग वैकेशन, तो दे क्या है? बोले सर सब्जेक्ट है, एंजॉयड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ड्यूरिंग ये प्रीपोजिशन है, और वैकेशन ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा सर है तो यहां पर भी ये ऑब्जेक्ट, आप तो कह रहे थे ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो है तो, लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं। हमको वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए, और वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है। तो जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें यहां पर दे के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ लगाना पड़ेगा हर हाल में। देमसेल्फ्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आए? जब ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो वहां पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत होगी। अब ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर देखो बीच में कहीं पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है, सीधे वर्ब के बाद आर्टिकल और नाउन रखा है, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट सीधे रखा है, लेकिन यहां पर वर्ब का ऑब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इतना कॉन्सेप्ट आपको अब मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा, ठीक है। जैसे यहां पर देखो आई वाज अब्सेंट, मैं अब्सेंट था, तो ठीक है। और इसके बाद अगर हमें इसी शब्द को एज अ वर्ब यूज करना हो तो ही अब्सेंटेड।
अब देखो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है, तो जब नहीं रखा है तो ही के साथ हमें एक ऑब्जेक्टिव केस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रखना पड़ेगा। बात समझ गए? बस इतना है। ठीक, रूल नंबर नेक्स्ट देखो। अब कुछ वर्ब हमने ऊपर रूल नंबर 4 में कुछ वर्ब ऐसे लिखी थी जिनके साथ एक वर्ब का प्रयोग अवश्य होता है, लेकिन कुछ वर्ब अब रूल नंबर 5 में ऐसे हैं जिनके साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कीप है, स्टॉप है, टर्न है, क्वालिफाई है, बात है, मूव है, रेस्ट है, स्टे है। इनके साथ हम किसी तरीके से किसी भी वर्ब का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते, जैसे हाइड है, कंसील है, स्प्रेड है, ओपन है, ड्रेस है, अनड्रेस है, सेव है, ओके, कंसंट्रेट है, फील है, हरी है आदि वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, बहुत अच्छा आपको समझ आएगा। हमने कहा आई स्टेड, और हमने बताया स्टेड जो वर्ब है वो अपने साथ क्या नहीं लेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा, तो यहां से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हटा दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखो सीधे बाकी सही हो जाएगा। क्वालिफाई वर्ब जो है वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता, तो इसे हटा दो, क्योंकि ये सभी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, और जब इंट्रांजिटिव वर्ब हैं तो इंट्रांजिटिव वर्ब तुम जानते हो विदाउट ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि अकर्मक क्रिया होती है, कर्म रहित होती है, जिसमें कर्म ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो। तो ये जो वर्ब हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। ठीक है, जिनमें जिनमें जो अपने साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं लेती। ऊपर थी वो ट्रांजिटिव वर्ब थी जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट अवश्य लेती थी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ। लेकिन ये जो वर्ब हैं वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके का लेते ही नहीं है, तो क्वालिफाई के साथ हिमसेल्फ हटा दो, वाक्य सही हो जाएगा। केप्ट के साथ बेटा हरसेल्फ हटा दो, वाक्य सही हो जाएगा, क्योंकि केप्ट इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेगी। कीप हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने साथ नहीं लेगा, यहां से योरसेल्फ हटा दो। यहां से हाइड भी अपने आप में क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन वर्ब के साथ जितने भी हमने ये वर्ब अंडरलाइन किए हैं इनके साथ किसी भी तरीके से कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। अब आगे लास्ट में हम आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दें, एक टेबल के थ्रू ध्यान से समझना कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ये दोनों ही एक जैसे होते हैं। यानी कि जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है, इन सब का प्रयोग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो इनका जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो अपने आप को निकलता है, लेकिन जब हम इसी चीज को एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका जो हिंदी मीनिंग निकलता है खुद, स्वयं, खुद या आप ही के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। दूसरा मेन पॉइंट इसका समझिएगा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, दूसरा वाला, इसे ध्यान से समझिए। हमने बताया अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का किसी वाक्य में आप या किसी सेंटेंस में प्रयोग करोगे तो वो वर्ब का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि मान लो कोई भी सेंटेंस है, जैसे यहां पर भी मान सकते हो यह हमारा पूरा सेंटेंस है और इस सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, यानी कि राम के लिए हिमसेल्फ यूज हुआ है और हिमसेल्फ ही राम है। तो ऐसी कंडीशन में इसके ऑब्जेक्टिव केस में हम किसका प्रयोग करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राम रॉइंड राम ने राम को रॉइन कर लिया, ऐसा हम यूज नहीं करेंगे। अगर हमको बोलना ही है, जैसे मैं अपने बारे में बोलूं तो हम खुद ही कहते हैं यार मैं तो जो है अपनी तबाही का जिम्मेवार मैं खुद ही हूं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग एज अ ऑब्जेक्टिव केस करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होता है, ध्यान बनाए रखना। दूसरा एम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं, जरा समझिएगा कि एम्फेटिक जो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस होते हैं इनका प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। भाई सीधी सी बात है
कभी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर इसको रखा है तो इसको हम नाम देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर वर्ब से पहले रखा है, यहाँ पे राम हिमसेल्फ रुइंड यहाँ पे रखा होता वर्ब से पहले, ठीक है, तो हम इसको कहते एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कह सकते हो। तो जब इसका वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है तो इसका प्रयोग कैसे हो सकता है, प्रीपोजिशनल के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है या सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी कि वर्ब से पहले। यहां पर देखो हम तुम्हें समझा सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए ही लिव्स वो रहता है तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ये प्रीपोजिशन लगा करके प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, और ये प्रीपोजिशन लगा करके ये रिफ्लेक्सिव। तो आप इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहने की गलती नहीं करोगे, क्या कहोगे इसको, एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, जब भी प्रीपोजिशन प्लस सेल्फ वाले वर्ड लगे हो तो वो हमेशा एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, और विदाउट प्रीपोजिशन एज अ ऑब्जेक्ट रखे हो यानी कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच। और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर ये रखा हो तो भाई ये क्या कहलाएगा, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, तो एक तो पोजीशन इसकी प्रीपोजिशन के बाद और दूसरी पोजीशन इसकी सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अगला देखो, यहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, यहां पर जानो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ठीक है, जैसे माई सेल्फ सा इट नहीं, इसको अगर सही यूज करना है तो ऐसे यूज कर सकते हो, आई माई सेल्फ सा इट। अब देखो वर्ब ये है और वर्ब के ठीक पहले, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो माई सेल्फ है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, अगर यहां से ये उठा करके आई सा इट या आई सा माई सेल्फ, मैंने आप खुद को देखा अपने आप, वर्ब के बाद इसको रखते तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका नाम हो जाता। बस ये कुछ बेसिक सी जानकारी है भाई जिनको आपको ध्यान बनाए रखना है। ठीक है, देखो यहां पर आप एग्जाम्पल से थोड़ा समझ सकते हो, जैसे यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है और वर्ब के बाद दोस्तों रखा है तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहां पे देखो, जैसे ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखा हो तो ये एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, तो क्या समझाए, बस इतना ही ध्यान रखना, वर्ब के बाद रखा हो, वर्ब के बाद भाई रखा हो, जैसे दे क्वेरल्ड, तो वर्ब के बाद है। अब यहां पर भी ये क्या लिखा है, अमंग देमसेल्फ, देखो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा गलत एग्जाम्पल इधर लिख गया है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और जब ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है तो ये फिर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल ना होकर के एम्फेटिक प्रोनाउन का क्या होगा, ये एग्जाम्पल इधर होना चाहिए, बाय मिस्टेक इधर लिख गया है, माफ करना। ठीक है, क्योंकि ये अमंग क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, जब ये प्रीपोजिशन है तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, और जब ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया तो ये यहां पर जो देम सेल्फ है इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहने की गलती नहीं करेंगे, इसको एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, अगर हाँ यहां पे ये नहीं लगा होता तो ये एग्जाम्पल ठीक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब हमारी हो गई, अब वर्ब के तुरंत बाद ये लगा है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक बार एम्फेटिक प्रोनाउन को और देख लो, यहां पर देखो हमने कहा आई माई सेल्फ, देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका यूज हो जाए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इस, जैसे दे देम सेल्फ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इसका यूज हो जाए वर्ब से ठीक पहले, तो ये क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। तो हमें लगता है अब आपको यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बीच में अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो आज हमने दो प्रोनाउन आपको डिस्कस कर लिए, एक एम्फेटिक प्रोनाउन डिस्कस किया और दूसरा रिफ्लेक्सिव। हमने अंतर भी बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन यानी कि एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज हो तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा, और वर्ब के बाद यूज हो तो भाई क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो तो भी हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन होगा। तो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन की हमने दो कंडीशन बता दी, क्या क्या बताई, एक तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट रखा हो एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।